नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, मैं पेश हो गया हूं पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चन के साथ। दोस्तों जी हां, आज ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से पॉलिटी का क्रैश कोर्स टॉप 500 क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, हम लोग एक वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, मतलब 20 वीडियोस में आपके जहां से जहां तक पॉलिटी पूछ सकते हैं, टोटल का टोटल हम लोग कवर करने वाले हैं। जब आप पूरे के पूरे 25 वीडियो कर लेंगे ना, तब आप खुद ही कहेंगे कि हां, हमने टोटल का टोटल पॉलिटी कवर कर लिया है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पहले पॉलिटी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो मेरे साथ चलिए। इस 25 वीडियो में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरा का पूरा पॉलिटी हम लोग निचोड़ के घोल के पी जाएंगे। ठीक है, तो आज होगा इसका वीडियो 1। जैसा कि बोला 25 क्वेश्चन होगा। दोस्तों, सिर्फ ये 25 क्वेश्चन नहीं होंगे, इस 25 क्वेश्चन से हम लोग 100 क्वेश्चन प्लस हम लोग चीजें देखेंगे। इतना ज्यादा हम लोग नॉलेज गेन करेंगे। तो आज से शुरू हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कहां पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो देखो, पूरा फंडा समझ में आ गया। इसी तरीके से पॉलिटी के साथ साथ आपके लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स तो आ ही रहा है, सर साइंस करा ही रहे हैं। टोटल का टोटल तैयारी रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का हो जाएगा। घबराइए मत, आखिरी समय चल रहा है, ध्यान से पढ़िए, हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फाइन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। 25 का 100 बनाने के लिए हम लोग चालू होते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, संविधान द्वारा भारत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। देखिए, जो केंद्र है, केंद्र शक्तिशाली है किससे? राज्य से। ऐसा क्यों किया गया? राज्य को कमजोर बनाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कारण नहीं है। केंद्र को निरंकुशता को स्थापित करना नहीं, यह भी नहीं है। भारत की एकता में अखंडता को बनाए रखना। जी हां, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कारण हमारा देश में आपको पता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हमारे देश में भाषाएं बोली जाती है। अगर हम केंद्र को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे तो हर राज्य अपनी अपनी योजना बनाएंगे, और ये क्या होगा? जो इतनी डाइवर्सिटी है उसमें यूनिटी, एकतापन कहां से आएगी? एकता आएगी नहीं। इसीलिए जरूरत है एक सेंट्रलाइज्ड पावर की, इसीलिए हमने केंद्र को शक्तिशाली बनाया है। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। घबराना बिल्कुल नहीं है, हर चीज बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयोग संविधानोत्तर है? मतलब कौन सा इन ऑप्शन में से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? दिस क्वेश्चन इज इंग्लिश। तो देखो, संघ लोक सभा आयोग, तो आपको पता है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वित्त आयोग, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। योजना आयोग, जी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंतरराज्य परिषद भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आइए आप झटपट देख लेते हैं। ये जो संघ लोक आयोग यूपीएससी है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 315। आर्टिकल नंबर 315। वित्त आयोग 280। ठीक है, हर चीज बताऊंगा, बस साथ में रहो। अंतरराज्य परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल, ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 263 में। अच्छा, अब देख लेते हैं योजना आयोग क्या है। योजना आयोग दोस्तों एक्चुअली ये 15/3/1950 को स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसका भी लेटेस्ट नाम क्या है? जी हां, नीति आयोग। समझ गए क्या है ये? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से सरकारी आयोग का मुख्य सिफारिश है। देखिए, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है।
सुदृढ़ केंद्र की अपरिहर्ता। दूसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में। दोनों सही। योजना आयोग व वित्त आयोग के बीच में अधिक समन्वय बल पर बल। देखो मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, मैं जानता हूं ये बात और ये आपको ही पता है, लेकिन मैं फुल कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, ठीक है। तो देखो सरकारी आयोग का जो मुख्य सिफारिश है ये पूरे थे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो एक्चुअली जो ये सिफारिश आयोग है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है ये कब स्टैब्लिश हुआ था। दोस्तों ये स्टैब्लिश हुआ था, स्टैब्लिशिंग ईयर लिख रहा हूं 1983 में, ठीक है। और एक और प्रश्न, यहां पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो अंतिम विकल्प के रूप में लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन आज तक कितने बार लगा है? तो याद रखिएगा अभी तक 127 टाइम्स लग चुका है। पहले क्या होता था, जहां पर भी जो केंद्र में जो रूल कर रही गवर्नमेंट पार्टी होती थी, वो जिस भी राज्य में वो पार्टी नहीं होती थी वहां पे ये राष्ट्रपति शासन लगा देती थी, जिसमें क्या होता था पूरा पावर सेंट्रल और पूरा का पूरा वो जो स्टेट है पर्टिकुलर उसकी गवर्नमेंट को भंग कर देती थी। लेकिन अगर इसको अंतिम विकल्प के हिसाब से अगर इस्तेमाल नहीं किया होता तो ये तो बार बार करो बार बार करो बार बार करो, है ना। परंतु इसको जब अंतिम विकल्प कर दिया गया तो हम ये तो बार बार नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो देख लेते हैं। जन्म से बिल्कुल, रक्त संबंध या वंशाधिकार से बिल्कुल, देशीयकरण से बिल्कुल, तो उपयुक्त में सभी। अब देखो अगर कोई भी नागरिक होना चाहता है भारत का, तो उसके पास है 5 तरीके, 5 वेज है। उनमें से ये 3 तो दे ही दी गए हैं, 2 और होते हैं। अब देखो क्या हुआ कि ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 जो एक्ट है, ठीक है, उसमें ये देखो ऑप्शन नंबर सी में देशीयकरण, मतलब अगर विदेश का कोई इंसान हमारे देश की नागरिकता लेना चाहता हो तो उसको कुछ स्टेप्स करने होते, जैसे जो 22 लैंग्वेज दिए हुए हैं शेड्यूल्स 8 में, उसमें से एक लैंग्वेज में ही कैन स्पीक, राइट, और एक और क्या होता है बोलना लिखना, और बोल सकता है, लिख सकता है, और क्या होता है एक और स्पीक, राइट, और लिख सकता है, राइट। तो ये तीनों उसको आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको यहां पर देखो अभी 3 चीज लिखा रहा हूं। 1955 हुआ, उसके बाद आया 1955 के बाद 1986 हुआ, मतलब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986, उसके बाद आया 2005 और कुछ दिन पहले 2019 भी आया। इसके तहत इसके साथ साथ ये 22 के साथ साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, वो 5 साल से अधिक यहां पे रहना चाहिए। उसके साथ साथ 1986 में इसको बढ़ा के कर दिया गया 10 वर्ष और 2005 में इसको कर दिया गया 14 वर्ष। याद रखिएगा ये पूछा जाता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंध प्रावधान संविधान के किस भाग को दिया गया है? ध्यान से देखो, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, बिल्कुल सही, यही आंसर हो गया। अच्छा, इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में अनुच्छेद 5 से 11 नहीं। भाग 4 किसको दिखाता है? डीपीएसपी को। कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। 5000 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 5 भाग में 5 भाग किसको बताता है? 5 भाग बताता है दी यूनियन, संघ को बताता है, ठीक है। अब देखो ये जो 5वां भाग है सबसे बड़ा भाग है। याद रखना पेपर में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग नहीं, विच ऑफ द पार्ट, ठीक है, विच ऑफ द पार्ट इज द लार्जेस्ट और द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना भाग 5, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी देखो 10 भाग। 10वां भाग जो है ये क्या है? 10वां भाग बताता है शेड्यूल ट्राइब एरिया, ठीक है, बताता है, ठीक। तो चारों के चारों ऑप्शन समझ में आ गए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में।
भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार अब जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? ध्यान से देखो कौन सा पूछा है, 1986। अभी मैंने क्या बताया था, 1986 10 साल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार संविधान में केवल नागरिकों को ही प्रदान किया गया है? ध्यान से देखो अनुच्छेद 15 नागरिकों के बीच केवल मूल, वंश, जाति, लिंग, धर्म, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये दिया गया है। ठीक है, देखो फिर से पढ़ो, कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान में, सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडियन को। ठीक है, अनुच्छेद 16 राजनीकरण नौकरियों के विशेष में राज्याधीन नौकरियों के विषय में अवसर की समानता, बिल्कुल ये भी सिर्फ इंडियन को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 एवं 30 में पदस्थ संस्कृति एवं शिक्षक अधिकार, बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर को मिला हो, मतलब भारतीय के साथ साथ फॉरेनर को मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर को सिर्फ यही आर्टिकल्स मिले हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, ये जो विदेशी होते हैं, विदेशी को सिर्फ यही आर्टिकल्स मिले हुए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। वो देखो 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 32 के आधार पर अगर इनमें से कोई नहीं मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। तो इतने ही सिर्फ जो आर्टिकल्स है सिर्फ फॉरेनर्स को मिले हुए हैं। देखो 15 आ रहा है क्या? इसमें नहीं आ रहा है। 16 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 20 एवं 30 के मतलब ये दोनों एवं करके ना ये नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, देशीकरण तथा भारतीय नागरिकता प्राप्ति के लिए निम्न में से किस शर्त को पूरा करना आवश्यक है? उसे अपने देश की नागरिकता का परित्याग करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, हमारे देश में है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। और हमने सिटीजनशिप कहां से प्राप्त किया है, हमने कहां से लाया है सिटीजनशिप? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक, दूसरा देखिए, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, वह ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनाने का रोक दिया जाता हो। मतलब ऐसे वो देश का नहीं होना चाहिए जहां पर भारत ने कहा है कि अगर तुम उस देश के होगे तो हम तुम्हें नागरिक नहीं बनने देंगे यहां का, चाहे तुम कितने भी टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट कर लो। वह अच्छे चरित्र एवं व्यक्ति हो तथा राज्य निष्ठा की शपथ ग्रहण करे। बिल्कुल सही बात है, अच्छे चरित्र का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया यहां आपने ले लिया, उसके बाद आप कुछ एंटी इंडियन काम कर रहे हो, एंटी नेशनल काम कर रहे हो, है ना। तो क्या करनी होगी? उसको ऊपरी सारी शर्तें प्राप्त करनी होंगी, तभी वो देशीकरण तथा भारतीय नागरिक प्राप्ति के लिए निम्नलिखित मतलब ये शर्त को पूरा करना होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से एक सेकेंड निम्न में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता की संपत्ति हो सकती है? एक सेकेंड, संपत्ति नहीं, समाप्ति हो सकती है। सॉरी। निम्न में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो सकती है? मतलब कौन से आधार पर जो भारत है, भारत की जो नागरिकता है वो खत्म हो सकती है? तो देख लो फटाफट, नागरिकता का परित्याग करने पर, जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली, मैंने बताया सिंगल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप है तो नहीं है, दूसरी जगह आप कर लोगे तो हमारे देश की ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। नागरिकता से वंचित किए जाने पर बिल्कुल, अगर आपने कोई एंटी नेशनल काम कर दिया, अगर आप पे देश के विद्रोह के ऊपर कुछ ऐसा लग गया, कानून लग गया, तो आपको इस देश की नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। तो उपयुक्त में से सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार असीमित है, सीमित है, अधिकांश असीमित किंतु कुछ सीमित, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, हमारे
भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, वो सारे नकारात्मक है। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? बताया गया है कि रेस, फिर उसके बाद सेक्स, इसके आधार पर कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव नहीं होगा। राइट, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, सभी को क्या मिलेगा, सेम राइट्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। समझ गए ना? इसलिए मैं बोल रहा हूं नकारात्मक। ठीक है, तो नकारात्मक वर्ड्स यूज किए गए हैं। नकारात्मक किए गए मतलब क्या, हमारे ऊपर क्या है, बंदी बनाई जा रही है कि ठीक है आप बोल तो सकते हो, यू हैव अ राइट टू स्पीक, बट उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। आप हर चीज नहीं बोल सकते हो। ठीक है, किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हो, आप अपने लिमिट में रह के कर सकते हो। ठीक है, आप जो है क्या बोलते हो उसको, किसी अगर आपको कुछ नियम पसंद नहीं आए हैं तो आप अपनी आवाज उठा सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अस्त्र शस्त्र के साथ उठा रहे हो, है ना? तो ऐसा भी नहीं होना। तो मतलब बंदी के साथ है, इसका मतलब क्या है, सीमित है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 23 अनुच्छेद है। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां से कहां तक दिए गए हैं? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक, लेकिन इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 31, जो क्या बताता था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको 1978 में फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। इसका मतलब 31 की जो प्लेस है अभी भी क्या है, वेकेंट है, लेकिन यहां से हटाया नहीं गया है। मतलब ऐसा नहीं बोल दिया गया है कि हाँ अब 35 से सब चेंज करके 34 तक ले आओ, ऐसा नहीं। लेकिन अभी देखो 12 से 35 तक गिनोगे तो हो जाएंगे क्या, 24, लेकिन एक तो हट चुका है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 23। तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन देखो, अगर 23 की जगह यहां पे 24 होता ना तो मुझे 24 ही लगाना पड़ता, क्योंकि एक कम नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, अंडरस्टूड? बस इस जगह को क्या कर दिया गया, वॉइड कर दिया गया, खाली स्थान कर दिया गया है। लेकिन 32 का 32 ही है और 30 का 30 ही है, ऐसा पीछे नहीं किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है? किसका? संपत्ति का अधिकार। याद रखिएगा, किसका? संपत्ति का अधिकार। अभी मैंने बताया कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल नंबर 31। 1978 में फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया था और 300 ए में इसको याद रखिएगा विधिक अधिकार के रूप में इंक्लूड कर दिया गया था। अब देखो यहां पे शोधन का विरुद्ध अधिकार जो है ये कौन से आर्टिकल्स में बताता है, 23 से 24 तक। अच्छा, समानता का अधिकार किसमें बताता है, 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें बताता है, 19 से 22 तक। बिल्कुल याद रहना चाहिए, जैसे क्वेश्चन देखना है टिक टिका के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लंबित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? देखो ऑप्शन पढ़ो, राष्ट्रपति को, संसद को, राज्य विधानमंडल को और उपयुक्त में से किसी को नहीं। देखो आर्टिकल 358 के आधार पर, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 358 के आधार पर अगर देश में आर्टिकल 352 लग गया, मतलब क्या, मतलब ये तभी लगता है प्रेसिडेंशियल रूल, इमरजेंसी तभी लगती है 352 पर जब हमारे देश में क्या हो, फॉरेन अटैक हो जाए, मतलब जो है बाहर से हमारे देश में अटैक हो जाए, तो तब क्या होता है, आर्टिकल 352 लग जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 358
उस समय राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सारे के सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। तो किसको अधिकार है, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा एक सेकंड रुकिए, अच्छा एक चीज मैंने गलत बोला है, मैं उसको ठीक करता हूं। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार और मौलिक अधिकारों में मैंने एक चीज गलत बोल दी है। मौलिक अधिकार मतलब होते हैं फंडामेंटल राइट्स, राइट, लेकिन मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं होता। आई एम सॉरी फॉर दैट, जो मैंने पहले वीडियो में बोल दिया है। ओके सॉरी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के आधार अधिकार पत्र की विशेषता है, ये है, देखिए भारतीय संविधान की अधिकार पत्र, पता है ये किसको बोलते हैं अधिकार पत्र? भाग 3 में बताइए क्या है, भाग 3 में क्या है बताइए? फंडामेंटल राइट्स है ना, क्या है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है। तो देखो इसे कोई बोलते हैं अधिकार पत्र, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है? सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, बिल्कुल। मूल अधिकार सीमित है और निरंकुश नहीं, बिल्कुल। प्राकृत या अगणित अधिकारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बिल्कुल। देखो इसका मतलब समझ रहे हो, अगणित मतलब सपोज मतलब ऐसा कुछ ले हैं, अगर एग्जाम्पल सपोज देखिए आप किसी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक, आप बैटिंग खेल रहे हैं, ठीक है, आप बैटिंग किए, अब क्या हुआ, बॉलर ने कुछ ऐसा बॉल डाला और बोलने के बाद जैसा कुछ मतलब आपके ऊपर कमेंट कर दिया, आप बैटिंग कर रहे थे, आपको गुस्सा आया, आप वहां पे लड़ने लगे, तो आप उसके पास मतलब ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ये क्या है, अगणित अधिकार हो गए ना। जैसे मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ तुमने कैसे मेरे मार दिया, अब मैं तुम्हारे खिलाफ क्या करूंगा, मुझे भारतीय संविधान के तहत मुझे पावर मिला हुआ है कि मुझे ऐसे कोई बैटिंग करते समय नहीं बोल सकता। ये तो क्या हो गया, ये अगणित अधिकार हो गए ना, तो ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है ना, समझ गया ना एग्जाम्पल। ओके, तो सभी क्या होंगे, उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विधि के समान संरक्षण के से क्या अभिप्राय है, बताइए क्या अभिप्राय है? देखिए सभी व्यक्ति पर एक ही कानून लागू करना, बिल्कुल, चाहे वो बीपीएल वाला आदमी हो, चाहे वो अबव द पॉवर्टी लाइन वाला हो, चाहे वो प्रेसिडेंट क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, सभी के लिए कानून क्या होगा, बराबर होगा। तो ये क्या बोल रहा है, समान संरक्षण है ना। तो देखिए समान परिस्थितियों में समानता का व्यवहार, बिल्कुल सही। प्रत्येक व्यक्ति का साथ समानता का आचरण करना, बिल्कुल। अंक करना, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान की गई है। देखो, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही बात है। समुदाय एवं संघ की निर्माण की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये किसके तहत होता है? इसका मतलब क्या होता है बताओ? एक जो आपके विचार हैं उसको क्या कर रहे हो, आप प्रस्तुत कर सकते हो, उसको बोलते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये किसके तहत दिया गया, आर्टिकल 19A। अस्त्रशस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये दिया गया 19B के तहत। और समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, ये दी गई है 19C के तहत। अंडरस्टूड दी कहानी? सो 19 के तहत 6 दिए गए हैं, 3 बता दिया है। नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में 3 और बता देंगे आपको। बढ़ते नेक्स्ट में, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को कौन से अधिकार प्रदान करता है? चलिए देख लेते हैं। देखो अभी आप खुद ही आंसर बताओगे। स्वतंत्रता का अधिकार मैं बताता हूं, ये मिलता है 19 से 22 तक, ठीक। समानता का अधिकार बताता हूं 14 से 18 तक, ठीक।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मिलता है आर्टिकल 32 के तहत, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये मिलता है 25 से 28 तक। तो बताओ भैया 25 से 28 तक कौन हो गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के द्वारा नहीं न्यायालय एक सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? लेख मतलब क्या? रिट्स। कौन सा? रिट्स जारी किया जाता है। तो कौन कौन से? देखो, बंदी प्रतिशतकरण, उसके बाद परम आदेश, फिर प्रतिषेध। कौन से? सारे। देखो, एक आर्टिकल है 32 और एक आर्टिकल है 226। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है या आपका कोई राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसके विरुद्ध आप बिल्कुल जो है अपनी बात रख सकते हैं on the basis of Article 32 to where Supreme Court, and on the basis of Article 226 to where High Court। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, अब देखो, अगर इसके तहत आपने कोई डाला तो मतलब आपको कुछ हनन हुआ, आपने 32 और 226 के तहत आपने कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवाया, तो क्या होगा? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो न्यायालय वाली बॉडी है वो क्या करेगी? न्यायालय रिट जारी करेगी। इसी आर्टिकल के बेसिस पे रिट होते हैं 5 तरीके के। ठीक है, तो ये 3 नाम दे दिए गए हैं, 2 और मैं बताऊंगा। ठीक है, एक सेकंड में इसको हटा दूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे जब उनको पीडीएफ मिलेगा। ठीक, अब देखो, इंग्लिश में भी नाम बता देते हैं। इंग्लिश में बता देते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है हेबियस कॉर्पस। परमादेश को बोलते हैं मैंडमस। प्रतिषेध को होता है प्रोहिबिशन। अब मैं एक एक करके बता देता हूं, देखो तीनों का बता देता हूं। हेबियस कॉर्पस कब लगता है? हेबियस कॉर्पस जैसे जो पुलिस वाला है आपको पकड़ के लेगा, लेकिन न्याय देने का काम किसका है? न्याय करने का काम किसका है? न्यायालय का है। इसका मतलब पुलिस वाला जो आपको पकड़ के ले गया, तो आपके पास मतलब एक नियम ये है कि पुलिस वाले को न्यायालय में, कोर्ट में आपको 24 आवर्स के अंदर पेश करना होगा अगर आपका जुर्म जो आपने किया वो सिद्ध करवाना हो तो। याद रखिएगा। अच्छा, परमादेश ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या होता है? अगर कोई पदाधिकारी जो है अपना काम निष्ठा के साथ नहीं करता है तो उसके ऊपर ये रिट लगाया जा सकता है मैंडामस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर मतलब ये कौन लगाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर लगाता है। किस लिए? बोलता है तुम अपने जहां तक तुम्हारी पहुंच है सिर्फ वहीं तक काम करो, अपने लिमिट से ज्यादा काम मत करो। कौन बोलता है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी 32। मतलब इसको एक और नाम से जाना जाता है क्या? हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसने बोला था? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने। क्यों? अगर कोई भी आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? और आप अपनी बात वहां रख सकते हैं। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 31 जो था, मैंने बताया 1978 में क्या हुआ था? संपत्ति का अधिकार था, वो हट गया था, आर्टिकल 32 हो गया। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 33। देखिए, आर्टिकल 3 में ये है कि शांति
शांति के लिए, ठीक है, फॉर द पीस कोई भी राज्य अगर समझता है कि अगर इस अधिकार के कारण वहां अशांति फैल रही है किसी भी राज्य में, तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 33 के आधार पर जितने भी फंडामेंटल राइट्स उनको लगते हैं उनको निलंबित कर सकता है, ठीक है। अच्छा, और आर्टिकल 34 क्या आर्टिकल अनुच्छेद 34 क्या बोलता है? ऑप्शन नंबर डी, ये कहता है, ये मार्शल लॉ के बारे में बताता है। मतलब ऐसी जगह जहां पर मिलिट्री रूल है, मतलब मिलिट्री की चीजें हैं, जहां पर जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं उनके जगह में फंडामेंटल राइट्स नहीं लगते हैं, ठीक है। जैसे कोई सपोज कोई आर्मी वाला एरिया, कैंट एरिया, आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि मुझे प्रोटेस्ट करने का अधिकार है तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा वहां जाके, ठीक है। मुझे राइट टू स्पीच है तो मैं वहां पे बोलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, दे आर द कॉन्फिडेंशियल एरियाज, राइट। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी प्रावधानों को संशोधित करने का अधिकार है, लेकिन बिना किसी ढांचे को, उसका जो ढांचा है मैं बता देता हूं इसके आगे क्या है, जो ढांचा है, जो मतलब फाउंडेशनल ढांचा है, उसको मतलब इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो कौन से संशोधन के द्वारा ये बताया गया? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 24वां संशोधन, 24th अमेंडमेंट के द्वारा। कब हुआ था? 1971 में। एक्चुअली दोस्तों मैं बताता हूं कहानी क्या हुई थी। 1967 में गोकलनाथ जो केस हुआ था, इसके तहत ये बोला गया था कि जो आपका जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन जो आपका केस हुआ था केशवानंद भारती, द वन ऑफ द फेमस केस 1970, फिर ये क्या आया 1971 वाला केस संशोधन हुआ, जिसके तहत बोला जी हाँ बिल्कुल संसद को पावर है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो 1973 पर जब केशवानंद भारती वाला केस हुआ, वो इस अमेंडमेंट में जो पालन मतलब बोला गया था उसका पालन करते हुए 1973 में केशवानंद भारती का जो है रिजल्ट दिया गया, ठीक। नेक्स्ट बताते हैं क्या क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किस अधिकार को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा था? बताइए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? समानता अधिकार। तो कौन कौन से आर्टिकल में है? 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तक। याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशियों को प्रदान किया गया है? ठीक है, देख लेते हैं। तो जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जी हां बिल्कुल, ये कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 21। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बिल्कुल सही, आर्टिकल 23 ये दिया गया है, ये भी दिया गया है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, बिल्कुल आर्टिकल 14 के तहत दिया गया है, ठीक। और उपयुक्त सभी के पात्र, बिल्कुल। देखो ये सारे 21, 23 और 24 कौन से में मैंने क्वेश्चन में बताया था मैंने? क्वेश्चन नंबर 7, बहुत पीछे जाना होगा। देखो ये है 14 है, 21 है, 23 है, मिल गया। चलिए वापस आ जाते हैं कौन से क्वेश्चन में हम लोग। अच्छा ये हो गया। चलो, किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है जिससे कि वे अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग ना करें? तो बताइए ध्यान से, जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण। अच्छा, उत्प्रेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्ट्योररी, याद रखिएगा। अच्छा मैंने वो बताए थे आपको 3 रेट्स, 2 और देख लो। सर्ट्योररी नहीं हुआ था और शायद क्यू वारंटो नहीं हुआ था ना। अच्छा, क्यू वारंटो जो होता है अधिकार पृष्ठा, ठीक है, पृच्छा, अधिकार पृच्छा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यू वारंटो, ठीक, क्यू वारंटो, ठीक है। देखो कब होता है ये क्यू वारंटो? जब अगर योग्यता के बिना अगर कोई किसी को डेजिग्नेशन दे देता है, कोई अगर उसको डेजिग्नेशन मिल जाता है, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए? पब्लिक डेजिग्नेशन होना चाहिए, राइट।
वो मिल जाता है तो ये क्यू वारंटो का रिट लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे व्यावहारिक रूप से अधिकार नहीं है। एक सेकंड, ये ठीक है, व्यावहारिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है बताइए। अभी हमने बताया था कौन सा परम आदेश, कौन सा परम आदेश। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद में यह है, एक सेकंड यहां गलत लिखा है, व्यवस्था, कौन से अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा, यहां पर भी गलत है, सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। कौन सा आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल नंबर 18, याद रखिएगा अनुच्छेद 18 में। अच्छा, अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता का बात करता है। ठीक है, लिख दूं क्या, जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 16 क्या बोलता है, अवसर की समानता, ठीक है, याद रखना। और आर्टिकल 20 क्या बोलता है, अपने आप को बेकसूर करने का। ठीक, तो दोस्तों ये था 25 क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। बहुत सारी चीजें आपने न्यू सीखी होंगी और अगर आप जानते होगे तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। ऐसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो जैसा कि मैंने वादा किया था 25 का 100 करने की कोशिश करूंगा, किया होगा आई होप। ठीक, सारे ऑप्शंस गए हैं और मैंने बहुत एडिशनल चीजें बताई हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जो है पूरा आखिरी तक देखना, 500 क्वेश्चन देखना। आई एम गिविंग यू अ बिलीव कि आप जब 500 क्वेश्चन कर लोगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ पॉलिटी मैंने पढ़ी है, और यू विल फील कॉन्फिडेंट दैट व्हाट एवर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम आई कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही पॉलिटी नहीं, सिर्फ पॉलिटी नहीं, पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री मैथमेटिक्स तो चल ही रही है, साइंस सर चला ही रहे हैं, पूरा का पूरा एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स फैमिली के साथ बने रहो, पूरा का पूरा आपका नैया पार कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल होगा, उसका टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक होगा, उस पर क्लिक करना तो वहां पे जाकर आप ज्वाइन कर लेना, इसका आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जरूरतमंदों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही टाइप के आपको वीडियोस मिलने वाले हैं जो आपको अवसर दिलाएगा, जो आपको एक सीट दिलाएगा रेलवे में, चाहे बात करें एनटीपीसी की, चाहे बात करें ग्रुप डी की। फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।